वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहे हैं। अभी तक मैं इसके कुछ वीडियोस बना चुकी हूं जो स्टार्टिंग से हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो बेसिक से यदि समझना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए। आज यहाँ पर हम समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट नहीं करती है, फिर भी उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज यहाँ पर हम समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो पूछें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। जैसा कि अभी मैंने बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट नहीं करती है। इनका उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया क्यों जाता है? देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। वो अच्छे स्कूल्स में जाकर अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सकते, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो वो क्या करते हैं, ऐसी संस्थाओं की तरफ रुख करते हैं जहाँ पर या तो बिल्कुल नॉमिनल फीस में या कम फीस में या बिल्कुल फ्री में इलाज होता हो या उनके बच्चे वहां जाकर पढ़ सकते हो। अब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या होते हैं, खर्चे करने पड़ते हैं। कैसे खर्चे करने पड़ते हैं? जैसे सपोज उन्होंने एक स्कूल ओपन किया तो उस स्कूल में बेंचेस लगाना, चेयर्स लगाना, बोर्ड लगाना, वहाँ के लिए टीचर हायर करना, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो खर्चे करने पड़ते हैं ना। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? ट्रस्टीज़ के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो यहाँ से पैसा कलेक्ट होता है, मतलब पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। अब इसके लिए उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू। कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। क्यों नहीं तैयार किया जाता? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। जितने भी इनकम एंड गेन होती है, ठीक है, उसे कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उन्हें डेबिट साइड में लिखते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। जैसे आप लेजर बनाते थे ना, वैसे डेबिट एंड क्रेडिट बनाया जाता है। दोनों साइड का टोटल करते हैं। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है। एंड इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड मोर देन द क्रेडिट साइड, तो ये क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है। समझ गए ना आप? यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से तो वो क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाएगा। साथ ही साथ यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है किससे? क्रेडिट साइड से, तो ये क्या कहलाएगा? डेफिसिट कहलाएगा। जब हम आगे करेंगे इसके परफॉर्मा को देखते हुए, इसके फॉर्मेट को देखते हुए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये सरप्लस और डेफिसिट का करते क्या है? इन्हें निकालने के बाद करते क्या है इनका? तो इन्हें क्या किया जाता है? बैलेंस शीट में ले जाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस शीट भी मैंने बताया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर होती है, तो इन्हें क्या करते हैं? बैलेंस शीट में ले जाते हैं। यदि सरप्लस होता है तो उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। भैया पैसा ज़्यादा बच गया अपना, तो उसे क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। लेकिन यदि डेफिसिट होता है तो उसे कैपिटल फंड से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें ध्यान रखनी है। वो क्या बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात देखिए आप स्क्रीन पर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन व्हाटएवर पेड और नॉट। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे उन्हें पेड किया गया है या नहीं किया गया है, उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। कैसे मैडम? देखिए, हम सपोज करते हैं हमने हमारे स्कूल के लिए चेयर्स खरीदी, लेकिन हमने उसका पैसा अभी नहीं दिया, उसका पैसा हम अगले साल देंगे। ऐसा हमने लेने वाले से बोल दिया कि भैया अभी हम पैसा नहीं देंगे, अगले साल देंगे। चेयर आ गई हैं, हमारे स्कूल में रखा गई हैं, लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया। लेकिन ये एक्सपेंसेस तो हो गया है ना, इसी साल हो गया है, तो उसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी ईयर में लिखेंगे, ठीक है, चाहे उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। इसी तरह से क्या होता है, रेवेन्यू इनकम, चाहे वो इनकम मिली हो
या नहीं मिली हो, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। कैसे? जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, ठीक है, किसी ने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, 3 महीने का उसने पैसा दे दिया है, 3 महीने का वो अगले साल देगा, लेकिन उसने 6 महीने का ले लिया है सब्सक्रिप्शन, समझते हैं ना? जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने में पैसा देगा, 6 महीने तक हर महीने पैसा देगा, तो अब उसने 3 महीने का तो दे दिया है, लेकिन 3 महीने का अभी दिया नहीं है, लेकिन उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो अब उसकी एंट्री तो आपको इसी साल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगले साल मिलना अगले साल है, लेकिन लिया तो उसने इसी साल है ना। तो ये क्या हो गया? इनकम हो गई, ठीक है। कौन सी इनकम हो गई? ये वाली रेवेन्यू इनकम हो गई। तो इसकी भी एंट्री किस में होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, जिसमें कैश नहीं होता है, उन्हें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए और कैपिटल इनकम हुई, इन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे सपोज दिया है परचेज ऑन लैंड, या दिया हुआ है स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ पर शो होती हैं? सीधे बैलेंस शीट में शो होती हैं, इसलिए इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता। ऐसा क्यों है? तो इसके तो ये रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जब आप इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्या होते हैं इसके फीचर्स। पहला होता है नेचर। देखिए, इसका जो नेचर होता है ना, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, वो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से, और साथ ही साथ रेवेन्यू अकाउंट कहलाता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, कि जितने भी इनकम और गेन होते हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जितने भी लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें डेबिट साइड लिखते हैं। क्लियर? आपने जो क्लास 11th में पढ़ा है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा जब आप ये करेंगे तो याद आता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर जो अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है वो एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है। अब एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? मैडम हमें तो याद नहीं है, हम तो भूल गए क्या पढ़ा था 11th में। कोई बात नहीं, एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग होती है जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि इस साल के खर्चे चाहे वो अगले साल करने हों, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि हमने चेयर खरीद ली, लेकिन उसका पेमेंट हमें अगले साल करना है, लेकिन उसे इसी साल में लिखा जाता है। चाहे अगले साल की इनकम, चाहे वो अभी हुई नहीं है, हमें अगले साल मिलेगी, लेकिन आने वाली है ये हमें पता है, तो उसे हम इसी साल में लिखेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। मतलब जिस साल खर्चे हुए हैं या जिस साल इनकम हुई है, चाहे उसका पेमेंट रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, या जिसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, उसे कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी खर्चे हैं, उन्हें किससे मैच किया जाता है? रिवेन्यू से मैच किया जाता है। फिर रिवेन्यू के हिसाब से फिर खर्चे किए जाते हैं। मतलब एक सर्कल चलता रहता है जिसमें क्या होता है? एक्सपेंसेस को रिवेन्यू के हिसाब से मैच किया जाता है और रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के हिसाब से मैच किया जाता है। ऐसा किया जाना क्यों ज़रूरी है? पता चला खर्चे खर्चे खर्चे, रेवेन्यू कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि भैया डोनेशन आ रहा है कि नहीं, जितना हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम। मैंने बताया जितनी भी कैश एंड नॉन कैश है, जैसे डेप्रिसिएशन, सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर उसे एडजस्ट किया जाता है, मतलब उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट। जैसा कि हमने देखा कि एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग है, तो यहाँ पर जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, उन्हें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड। इनका पूरा जो 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है और उसमें सारे खर्चों को लिखा जाता है, चाहे हुए हो या नहीं हुए हो, एक ही बात को बार बार बताया गया है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दिया जाता है, उसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में दिया भी है तो भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे? अब आप इसका फॉर्मेट देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर वही फॉर्मेट है जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक में दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को देख लीजिए। यहाँ पर सब चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या आएगा इनकम साइड और क्या क्या आएगा एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। एक्सपेंडिचर में सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ऑडिट फीस। अब सपोज यहाँ पर आपने दे दिया इसमें परचेज ऑन लैंड, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो उसे आपको छोड़ देना है, उसको आपको नहीं लिखना है,
ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए तो वो दे ही देंगे ऐसी चीज़ें। अब जैसे स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, ठीक है, दो तरह के डोनेशन होते हैं, एक जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन होता है। स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन क्या होता है, जैसे कोई आया और उसने कहा कि भैया मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ, तुम इससे ये बिल्डिंग बना लेना। उसने नाम लेके दिया है पैसा कि मैं ये स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन दे रहा हूँ, मतलब तुम इससे ये बिल्डिंग ही बनाना, इससे कोई और खर्चा नहीं करना, सिर्फ बिल्डिंग ही बनाना, तो उसे स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन कहा जाता है। जिसे इसमें नहीं लिखा जाता, वो स्पेसिफिक है, तो उसे बैलेंस शीट में लिखा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसे हम कर लेंगे, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और साथ ही साथ उसे कैसे बनाना है उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिया। क्लियर। और इस तरह से इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया। यहां पर आते हैं एक्सपेंडिचर और यहां पे आती हैं इनकम। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट, यहां अमाउंट। क्लियर, समझ में आया ना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आते हैं और यहाँ पर इनकम आती है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखिए, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, 3,80,000 फीस आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों फीसों को लिख देंगे। आप यदि देखेंगे तो ये क्या है, हमारी इनकम है, फीस कलेक्ट हुई है ना हमसे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फीस। तो ऐड क्या करते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग इन द एंड। ठीक है, तो यहाँ पर फीस कितनी थी, 3,80,000, इसमें ऐड कर दिया 10,000 को। ठीक है, कितना हो गया, 3,90,000। अब इसमें माइनस क्या करेंगे, आप फॉर्मेट भी देखते जाइएगा। माइनस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। ठीक है, जब बिगनिंग वाली हमने माइनस करी तो कितनी माइनस करी, 80,000, तो कितना आया, 3,10,000। क्लियर। फॉर्मेट को अपने साथ रखिएगा और फिर कीजिएगा, तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो रखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सैलरी है। अब सैलरी तो भैया खर्चा होता है ना, कितना है, 28,000। अब इसमें से हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग इन द एंड 1,000 प्लस किया तो कितना आया, 29,000। अब माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग वाले को माइनस करते हैं और एंड वाले को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। कितना आया, 26,000। आ रहा है ना समझ में, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट फीस। बस अब तो सारे एक्सपेंसेस ही दिए हैं। एंटरटेनमेंट फीस कितना, 3,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, 12,000। उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000। क्वेश्चन को देखते जाइए और यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ उन्हें देखते जाइए। 18,000। उसके बाद रेंट 10,000। ट्रैवल एक्सपेंसेस 6,000। ठीक है, शो हो रहा है ना स्क्रीन पर। उसके बाद बुक्स। ठीक है, बुक्स का क्या खर्चा दिया हुआ है, देखिए 29,000 और साथ में क्या लिखा है, उसमें 19,000 इंक्लूड है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे 2 बुक्स, कितना, 29,000 और 19,000 उसमें पहले का इंक्लूड था, तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस। कितना आएगा, 10,000। क्लियर। फिर पोस्टेज कितना है, 15,000। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग
4000। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए स्क्रीन पे कट तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पर 3,10,000 में से, ठीक है, आप करके देखिएगा, ये कम आएगा और ये ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ छूट गई है, डोनेशन। तो यहाँ पर बाय डोनेशन भी लिखेंगे, कितना है 20,000। तो यहाँ पर क्या हो गया 3,30,000। ठीक है, अब इसमें से जब हम इन सबको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि जब क्रेडिट ज़्यादा हो और डेबिट कम हो तो वो क्या कहलाता है, सरप्लस। तो कितना आया सरप्लस, 2,26,000। बस इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। बहुत ही इजी होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आपको कंफ्यूजन हो। तो इस तरह से इसे तैयार करते हैं। आज के लिए इतना ही है। अब जो हम हमारा अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगी और फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक के। तो कोई टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे।